गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रेखवार फ्रॉम पारस एजुवर्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी, जिसमें हमने स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर हमने जाना था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब हमने डायग्राम में समझा तो उससे रिलेटेड हमने दो कॉन्सेप्ट और जाने, दैट इज इंजेक्शन एंड लीकेज। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट इज रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड द सेकंड वन इज नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजीज के आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कितने टाइप्स की होती है। मतलब अभी हमारा टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट ही चल रहा है और अभी और चलेगा, टेंशन मत लो, अभी तो आगे इसको चलना है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमको डिस्कस करनी है और ये टर्मिनोलॉजीज को हल्के में मत लेना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक में टर्मिनोलॉजीज कवर होती है। ठीक है, तो इसलिए इस टर्मिनोलॉजीज को हमको अच्छे से पढ़ना है। और वैसे भी जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें हमारे ये जो टर्मिनोलॉजीज है यही तो पूरी काम आएगी, और बल्कि आज की क्लास में प्रीवियस टर्मिनोलॉजीज भी काम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जीडीपी, जीडीपी फुल फॉर्म क्या होगा इसका, पहले तो हम ये जान ले। तो जीडीपी 3 वर्ड से बना है ना, 3 लेटर से। फर्स्ट है क्या, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, और पी मतलब प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट। मतलब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलो, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन एक ही बात रहेगी। सर पहले तो हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दे दो फिर आगे पढ़ाना। हाँ बेटा बोलो। सर क्वेश्चन ये है कि क्या जीडीपी ही नेशनल इनकम है, बस इतना जवाब दे दो आप। तो भाई इसका जवाब चाहिए, तो एक वर्ड में इसका जवाब दूंगा मैं, नो। मतलब जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती। पर सर सब लोग तो यही बोलते हैं, हमारे देश की जीडीपी हमारे देश की नेशनल इनकम बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें जब पता होगा तब हम भी जीडीपी और नेशनल इनकम को अलग अलग बोलेंगे, लेकिन अभी तो हमें भी नहीं पता। तो अभी के लिए हमारे लिए भी जीडीपी और नेशनल इनकम को हम एक जैसा मान लेंगे, समझ गए आप। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी और नेशनल इनकम एक नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है हम आने वाली क्लास में देखेंगे, ठीक। लेकिन डिफरेंस होता है ये हम जान गए। और दूसरी चीज, अभी के लिए जब तक हमें डिफरेंस नहीं पता है तब तक हम जीडीपी को नेशनल इनकम जैसा मान सकते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब हमारे लिए जीडीपी एक अलग चीज होगी और नेशनल इनकम एक अलग चीज होगी। दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं होता है वो इनको एक ही मान लेते हैं, और अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम भी इसे एक मान लेंगे। ठीक है, पर लिखना नहीं कहीं भी कि जीडीपी ऑब्लिक नेशनल इनकम, नहीं, मैं भी नहीं लिख रहा हूं, आप भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म हमने जान लिया। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है ये तो हम टर्मिनोलॉजीज में पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस मतलब क्या, ऐसी कोई भी अमाउंट जो डेप्रिसिएशन को अपने आप में इंक्लूड करे रखी है, मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, उसे आप क्या बोल देते हो, ग्रॉस। और डोमेस्टिक मतलब क्या, तो जब भी डोमेस्टिक बात आएगा मतलब होता है घरेलू। घरेलू मतलब हमारे कंट्री की जो बॉर्डर है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन मतलब कंट्री ने जितना भी प्रोडक्शन किया है। किस चीज का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन दो ही चीज के हो सकते हैं, एक गुड्स और दूसरा सर्विसेज, है ना। गुड्स का प्रोडक्शन तो समझ आता है, पर सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो सर्विसेज ऐसे नहीं है कि पैदा करें, सर्विसेज क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है ना। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे उनने सर्विस का प्रोडक्शन किया। और गुड्स का प्रोडक्शन कैसा होता है, ये तो हम फैक्ट्री में या एग्रीकल्चर में देखते ही हैं कि वहां गुड्स कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें, ये तीनों फॉर्म मिलके क्या मीनिंग बता रहे हैं, कि ये बता रहे हैं ग्रॉस मतलब ऐसी अमाउंट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, अमाउंट है ना। और डोमेस्टिक मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी, और प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना।
तो इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बोलूं मैं, तो इसका मतलब ये बनेगा कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन की मनी वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस में क्या आएगी, अमाउंट आएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मनी वैल्यू को हम बोल देंगे जीडीपी। और इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं हुआ है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, यानी किसी इकोनॉमिक टेरिटरी की गुड्स एंड सर्विसेज की वो मनी वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं हुआ है, उसे ही हम बोलते हैं जीडीपी। अब बात आएगी जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की, तो वो तो बरसों से चले आ रहा, डिकेड्स से चले आ रहा, तो हम प्रोडक्शन का एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो वो हम टाइम डिसाइड क्या करेंगे, फॉर 1 ईयर, यानी एक साल में एक इकोनॉमिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उसकी मनी वैल्यू को हम बोल देंगे क्या, जीडीपी। तो अब मैं इसको लैंग्वेज में बोलूंगा, आप सुनना लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे। तो जीडीपी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। फिर हम बताएंगे इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर 1 ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी बोलो आप, 1 ईयर बोलोगे तो वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही ट्रीट किया जाएगा। जब भी मैंने बोला 1 ईयर और मैं आगे कुछ नहीं लगाता हूं, तो आप हमेशा उसको फाइनेंशियल ईयर ही मानेंगे, और बुक्स भी यही मानेगी, आपको भी यही मानना है, समझ गए। तो अगर आपने 1 ईयर बोला तो हम उसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे कि वो ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को एंड हुआ है, ठीक है। तो एक साल के अंदर एक इकोनॉमिक टेरिटरी में किसी जो कंट्री है उसकी बॉर्डर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसी को मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, मनी में कन्वर्ट कर दो, तब हम उसे क्या बोल देंगे, जीडीपी बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है, 2 चीज का प्रोडक्शन ले लेते हैं, एक वीट का ले लेते हैं, आज एक ही का लेते हैं, वीट का लेते हैं। वीट का प्रोडक्शन हुआ मान लो 10,000 केजी, 10,000 केजी प्रोडक्शन हुआ है काय का, वीट का, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 ईयर में, ठीक है। 10,000 वीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये तो क्या हुई, क्वांटिटी। अब हमें क्या चाहिए, मनी वैल्यू, पैसे में चाहिए, ये तो केजी में है, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगा रेट, कि ये जो आपने प्रोडक्शन किया है वीट का, इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में क्या रेट इसका चल रहा है। तो से हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसका रेट चल रहा है कितना, 10 रुपीज पर केजी। तो वीट का प्रोडक्शन कितना है, 10,000 केजी, और रेट कितना दिख रहा, रेट दिख रहा है ₹10 पर केजी, यानी 10 रुपए 1 किलो के। तो टोटल अगर हम प्रोडक्शन को मनी में कन्वर्ट करें तो क्या कर लेंगे, इसमें इंटू कर दो, किसका इंटू कर दो, 10,000 केजी का, मतलब क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, रेट में, जो कि है 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, ₹1 लाख। और ये 1 लाख रुपीस का क्या हुआ है, हमारा प्रोडक्शन हुआ है। तो हमने क्या करा, जो भी गुड्स था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मनी वैल्यू में, और एक साल का है ये, और इंडिया के अंदर की जो कहना चाहिए टेरिटरी है उसमें है, तो हम इसको ही क्या बोलेंगे, जीडीपी। यानी हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री की जीडीपी कितने रुपीस है, ₹1 लाख है। ध्यान रहे ये जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस लगा ही है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी हमको नहीं समझना है, अभी तो हमको जीडीपी का मतलब क्या होता है वो जानना है ना। तो जीडीपी का आप मतलब समझे, इसका मतलब किसी भी कंट्री की जीडीपी कैसे निकलती है, इसी तरह से निकलती है। ये तो किसकी बात करी मैंने, केवल गुड्स लिया, अगर सर्विसेज होती तो क्या करते, तो देखो भाई, गुड्स में आपकी क्वांटिटी आती है, तो क्वांटिटी का आपने रेट में मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। पर अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज तो कभी क्वांटिटी में निकलती नहीं है ना, वो तो हमेशा किस में मेजर की जाएगी, डायरेक्ट रुपीज में। जैसे डॉक्टर ने अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने 2 किलो सर्विस दे दी या आधा किलो सर्विस दे दी, वो तो डायरेक्ट बिल बना के दे देगा, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी उसका रेट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सर्विसेज डायरेक्ट रुपीज में कैलकुलेट हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया। तो अगर मान लो एक इकोनॉमी में 1 लाख रुपीज का गुड्स का प्रोडक्शन है और 50,000 रुपीज का सर्विसेज का प्रोडक्शन है, तो टोटल उसकी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 1 लाख गुड्स,
प्लस 50,000 सर्विसेज, टोटल 1,50,000 उस कंट्री की जीडीपी कहलाएगी। समझ गए? तो हमने सर्विस का नहीं लिया, हमने केवल गुड्स का लिया। वैसे कंट्री की अगर बात करें तो दोनों मिलके बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी निकालते हैं तो वो यही तरीका अपनाते हैं, जितना भी गुड्स उनका प्रोडक्शन हुआ उसमें उस गुड्स के क्या रेट चल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो तो गुड्स का प्रोडक्शन आ जाएगा मनी वैल्यू में। ठीक इसी तरह सर्विसेज तो डायरेक्ट मनी वैल्यू में आ जाती है। तो इस तरह कंट्री को पता चल जाएगा कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की मनी वैल्यू क्या है, और इसी को हम बोल देंगे जीडीपी। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारी कंट्री ने इतने रुपीस का प्रोडक्शन किया इस साल, और काय का प्रोडक्शन किया, गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का। तो एक साल में एक कंट्री ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसको आप मनी में कन्वर्ट कर दो तो वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। और लोगों को लगता है यही नेशनल इनकम है, और हमको भी अभी यही मानना है क्योंकि हमको नहीं पता नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आपका आ सकता है कि सर ये जो डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ, ये प्रोडक्शन किसने किया, रेसिडेंट का माने या नॉन रेसिडेंट का? तो मैंने क्या कुछ लिखा? नहीं। तो आप क्या मानोगे? सबका। क्योंकि मुझे डोमेस्टिक जब वर्ड आता है तो वो ये देखता ही नहीं है कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, वो तो बस ये देखता है इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए। तो ये जो हमने प्रोडक्शन 10,000 वीट का लिया था, ये प्रोडक्शन किसने किया मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इंडिया यानी इकोनॉमिक टेरिटरी में हुआ या नहीं हुआ। समझ गए आप? तो ये जो प्रोडक्शन सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख ही नहीं रहे कौन कर रहा, हम तो बस ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन इंडिया में हुआ या नहीं। अगर इंडिया में प्रोडक्शन हुआ तो साहब ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाएगा, चाहे प्रोडक्शन करने वाला रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। समझ गए आप इस चीज को? तो ये तो हमने क्या देखा, जीडीपी का मतलब। क्लियर? अब हम आते हैं जीडीपी के टाइप्स पे कि जीडीपी कितने टाइप्स की होती है। तो जीडीपी मेनली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है जीडीपी एट करंट प्राइस। कौन से दो टाइप बोले? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। अब ये दोनों टाइप क्या होते हैं, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेंगे। समझे? तो अभी मैं बता रहा हूं, अभी आपको केवल समझना है, उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे। हाँ, ये जो एग्जांपल लिखाऊंगा मैं, ये भी आपको लिखना है पर पहले समझना है ना? ठीक है, तो हम एग्जांपल बनाते हैं। देखो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि हमारा एग्जांपल अच्छे से बन पाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में 3 कॉलम है, एक है ईयर का, दूसरा प्रोडक्शन का और तीसरा रेट का। 3 कॉलम आपको दिख रहा है। ईयर में है 2019 और 2020, प्रोडक्शन में है 10,000 प्रोडक्शन, केजी में 10,000 केजी का प्रोडक्शन, और अगर आप 2020 में देखें तब भी प्रोडक्शन कितना हुआ है, 10,000 केजी। ये हमने वीट का एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद रेट की बात करें तो रेट रुपीस पर केजी, वो क्या चल रहा है, 2019 में 10 रुपीस पर केजी रेट था और 2020 में रेट हो गया कितना हमारा, 12 रुपीस पर केजी। ठीक है, अब हमें निकालना है जीडीपी, वो भी कौन सी, 2020 में। ठीक है, 2020 में जीडीपी हमको निकालना है, वो हम निकालते हैं। तो देखो 2020 में जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू रेट, यानी प्रोडक्शन का रेट में मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्शन कितना है 2020 में, 10,000 है ना? 10,000 हमारा प्रोडक्शन दिख रहा है, इनटू में मुझे रेट करना है। रेट कौन सा लगाऊं मैं? तो सर सीधी सी बात है, जो 2020 का प्रोडक्शन है तो 2020 का रेट लगा दो। चलो लगा देता हूं। 2020 में प्रोडक्शन 10,000 इनटू में रेट कितना है, 12 रुपीस पर केजी। कितना प्रोडक्शन आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि जीडीपी कितनी है हमारी कंट्री की 2020 में, 1,20,000 रुपीस। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी जीडीपी हो गई, 2020 की जीडीपी हो गई। लेकिन आपने क्या कहा मुझसे, 10,000 में मल्टीप्लाई करना 12 का। लेकिन मैं एक और जीडीपी निकालता हूं, 2020 की ही निकालूंगा, एक और 2020 की जीडीपी निकालूंगा जिसमें मैं 10,000 केजी का मल्टीप्लाई करूंगा प्रीवियस ईयर वाले रेट में। प्रीवियस ईयर वाला रेट मतलब रेट कौन सा, 2019 का। कितना है, 2019 का रेट है 10 रुपीस पर केजी। तो कितनी जीडीपी आ रही, जीडीपी आएगी 1 लाख। मतलब आप देखें मैं 2020 का ही क्या निकाल रहा हूं, जीडीपी निकाल रहा हूं। बस रेट अगर मैं 2020 का ही लूं तो मुझे दिखेगा 1,20,000 जीडीपी, और अगर मैं 2019 का रेट ले लूं तो मुझे जीडीपी मेरी कंट्री की दिखेगी 1 लाख।
अब सवाल यही आएगा कि कौन सी जीडीपी सही है ना, और क्यों सही है, या कौन सी गलत है तो क्यों गलत है, ये हमको देखना है। ठीक है, अच्छा आपके हिसाब से आप बताओ कौन सी ज्यादा सही है। सर सीधी सी बात है, 2020 में जो आपने 2020 का प्रोडक्शन लिया और 2020 का रेट लिया वही सही होना चाहिए। नहीं, वो गलत है। जो 2020 में आपने जो जीडीपी लिखा, जो कितना आया 1,20,000, कैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो आपकी जीडीपी आ रही 1,20,000। और जो आपने दूसरी वाली जीडीपी निकाली यहाँ नीचे जिसमें आपको दिख रहा है 10,000 इंटू जो डेटा है 10,000 केजी जो मैंने लिया वो तो मैंने 2020 का ही लिया, लेकिन जो प्राइस है वो मैं कौन सा ले रहा हूँ 2019 का, जो कि 10 रुपीज पर केजी था। तो जीडीपी मेरी कितनी दिखा रही 1 लाख। अब देखना प्रोडक्शन आपका 10,000 केजी ही है 2020 में, प्रोडक्शन 10,000 केजी ही है 2020 में, लेकिन अगर आप 2020 का रेट लोगे तो जीडीपी 120 आ रही है, और अगर आप 2019 का रेट लोगे तो आपकी जीडीपी आ रही है 1 लाख। यानी प्रोडक्शन सेम होने के बाद भी आपकी जो रेट जो जीडीपी है वो डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि एक में जो फर्स्ट आपने जीडीपी निकाली 2020 की, उसमें आपने उसी ईयर का मल्टीप्लाई किया है रेट का जो कि था 12, और जो दूसरा है उसमें आपने प्रीवियस ईयर का मल्टीप्लाई किया है रेट का, तो आपके है 1 लाख। ठीक है, अब देखो अगर कौन सी सही है इसको चेक करना है तो ये एक तरीका है ना, पर पहले ये जान लो इसमें से कौन सी का क्या नाम कहलाता है। जो आपने जो 2020 का रेट लिया तो ये कौन सा रेट है, करंट ईयर का रेट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस या जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, क्योंकि आपने इसमें प्राइस कौन सा लिया है करंट ईयर का। और अगर आपने प्रीवियस ईयर का प्राइस लिया है जो कि 19 था, उसकी जो जीडीपी निकाली उसको आप क्या नाम बोल दोगे, उसको आप बोलोगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि 2019 का जो प्राइस है वो अब कांस्टेंट हो गया, वो अब चेंज नहीं होगा। पर 2020 का जो प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि अभी वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं करंट प्राइस। तो 2020 के प्राइस पे अगर आपने जीडीपी निकाली तो उसको आप बोलोगे क्या जीडीपी एट करंट प्राइस, और 2019 यानी प्रीवियस ईयर के प्राइस पर अगर आपने जीडीपी निकाली तो उसको आप बोलोगे क्या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ध्यान रहे जो मैंने 10,000 लिखा है, चाहे जीडीपी एट करंट प्राइस हो चाहे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हो, दोनों में जो मैंने प्रोडक्शन लिया है वो 2020 का लिया है, क्योंकि मुझे 2020 की जीडीपी चाहिए साहब, है ना। तो 2020 की जीडीपी के लिए मैंने 2020 का 10,000 केजी लिया है, क्योंकि लिखा ही है मैंने जीडीपी ऑफ 2020, तो 2020 की कितनी जीडीपी है तो 2020 का प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, तो करंट प्राइस जो बेस ईयर प्राइस है जिसको हम बोलते हैं क्या कांस्टेंट प्राइस, दोनों में जीडीपी अलग अलग आ रही है हमारी, और हमें ये देखना है कौन सी ज्यादा सही है। तो देखो कौन सी ज्यादा सही है उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर 2019 की जीडीपी निकालते हैं। 2019 में अगर हम पहुंचे, अब हम कहां गए पीछे गए, है ना, पीछे के टाइम में गए कौन से 2019, और 2019 की हम जीडीपी निकालते हैं। तो 2019 में प्रोडक्शन कितना था 10,000 केजी, इनटू रेट कौन सा ले, तो भैया 2019 में 2019 का रेट लोगे कितना 10, क्योंकि 2020 का रेट तो हमें पता ही नहीं है, हम 2019 में खड़े ना भाई, तो 2019 में अगर आप खड़े हो तो 2019 का रेट तो आपको पता रहेगा, पर आने वाले साल में क्या रेट होने वाला है ये हमको थोड़ी ना पता, इसलिए हम रेट कौन सा लेंगे केवल 10। लेकिन जब मैंने 2020 का निकाला तो उसमें मुझे 2020 का रेट भी पता है और 2019 का रेट भी पता है, इसलिए वहां दो ऑप्शन हो गए थे। लेकिन जब मैं 2019 का निकाल रहा हूं तो 2019 में मुझे केवल 2019 का डेटा पता रहेगा, हाँ 18 का पता हो सकता है तो वो अभी अपन ने लिखा ही नहीं, लेकिन 2020 के रेट का सवाल नहीं उठ सकता कि सर इस 10,000 के रेट में भी तो दो ऑप्शन आएंगे कि हम 2019 का रेट लें या 2020 का। जब आप 2019 की जीडीपी निकाल रहे हो तो 2020 के रेट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो फ्यूचर है, आपको पता ही नहीं है। पास्ट था तो पॉसिबल था, फ्यूचर का रेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2019 में हमने क्या लिखा प्रोडक्शन लिखा 2019 का 10,000 केजी, इनटू में रेट लिखा 2019 का दैट इज 10 रुपीज। कितनी आ रही जीडीपी 1 लाख। अब देखना अगर मैं बात करूं 2019 की जीडीपी कितनी 1 लाख और 2020 की
2020 के रेट वाली जीडीपी कितनी दिख रही है? 1,20,000। यानी आप देखो 2019 में हमारी जीडीपी है 1 लाख, 2020 में हमारी जीडीपी दिख रही है करंट ईयर प्राइस वाली कितनी दिख रही है? 1,20,000। तो कोई भी क्या कहेगा कि देखो साहब हमारी 2019 में जीडीपी थी 1 लाख और अब हमारी जीडीपी बढ़ के हो गई है कितनी? 1,20,000। लेकिन आप खुद सोचो, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए आपका। और अगर आप 2019 और 20 का डेटा देखो तो उसमें केवल रेट बढ़े हैं, प्रोडक्शन तो 2019 में भी 10,000 केजी किया था और 2020 में भी 10,000 केजी किया है। यानी प्रोडक्शन के नाम पे तो आपने 1 किलो भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, लेकिन जीडीपी आपकी बढ़िया दिख रही है कि पहले 1 लाख थी और अब 1,20,000 हो गई। गलत है ना ये बात? ऐसे तो आप बेवकूफ बन गए। ये जो 1,20,000 की जो जीडीपी दिख रही है उसका रीजन प्रोडक्शन का बढ़ना तो था ही नहीं, उसका रीजन तो प्राइस का बढ़ना था कि पहले महंगाई मतलब जो रेट था 10 रुपए था, अब रेट 12 हो गया, यानी महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ा 2 रुपए, और वो उस वजह से आपकी जीडीपी कैलकुलेटर के आई है 1,20,000। और हम उछल उछल के बता रहे हैं हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, पहले 1 लाख थी अब 1,20,000 हो गई। अरे भैया जीडीपी नहीं बढ़ी, ये तो केवल आपकी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के नाम पे आपने 1 रुपए की बढ़ाई नहीं करी और बात करते हो कि हमारी जीडीपी 1 लाख से 1,20,000 हो गई, यानी 20,000 की जीडीपी इंक्रीज हो गई। बट प्रैक्टिकली आप देखो कि प्रोडक्शन के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई जरूर बढ़ गई और आप उसको जीडीपी के नाम से बोल दे रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्राइस की बात करो, जिसने 10,000 2020 का प्रोडक्शन लिया, लेकिन जो प्राइस लिया उसने वो लिया कांस्टेंट यानी प्रीवियस ईयर वाला, तो जीडीपी कितनी आ रही? 1 लाख की आ रही। और यही सही जीडीपी है, क्योंकि यही जीडीपी हमको बता रही है कि एक्चुअल में जीडीपी तो कुछ भी नहीं बढ़ी साहब, जो बढ़ा है महंगाई बढ़ी। यानी जो करंट प्राइस वाली जीडीपी आपने निकाली 2020 की, वो हमेशा आपको धोखे में रखेगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देते हुए जीडीपी को बताती है। लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो हमेशा प्राइस को कांस्टेंट रख देगी और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पे बताती है कि जीडीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो अगर हम कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी को देखें और 2019 की जीडीपी को देखें, तब हमें बात समझ आएगी कि एक्चुअल में जीडीपी कुछ भी नहीं बढ़ी, और सच में भी कुछ भी नहीं बढ़ी, क्योंकि आप प्रोडक्शन को टेबल में ही देख लो कि प्रोडक्शन 2019 में भी वीट का 10,000 केजी था, 2020 में भी वीट का प्रोडक्शन 10,000 केजी है, तो एक्चुअल में तो प्रोडक्शन कुछ बढ़ा ही नहीं, जो बढ़ेगा महंगाई बढ़ रही होगी। इसलिए जो हमारी करंट ईयर प्राइस वाली जीडीपी है वो कभी भी हमें रियल जीडीपी शो नहीं करती, और जो करंट कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो हमेशा हमें रियल डेटा बताती है, रियल जीडीपी शो करती है। जो करंट ईयर प्राइस वाली जीडीपी है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिए हुए है, लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देती नहीं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन प्राइस चेंज का इंपैक्ट देती ही नहीं है। कौन? कांस्टेंट प्राइस वाली, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस लेके चल रही ना। लेकिन अगर जो हमारी प्राइस होती कौन सी? करंट ईयर वाली, तो उसमें तो करंट ईयर में प्राइस बढ़ भी सकता था घट भी सकता था, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों हो सकती थी। तो वो हमें रियल जानकारी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का यूज करती है इफेक्ट का। लेकिन कांस्टेंट प्राइस वाली जो जीडीपी है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर नहीं करती, ठीक है। और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये जो आपकी जो करंट प्राइस वाली जीडीपी है, ये जो करंट प्राइस वाली जीडीपी है, ये एक्चुअल में सही इंडिकेटर शो भी नहीं करती हमारी इकोनॉमी का, है ना। गलत फहमी में पाल दिया था ना, एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी ही नहीं, पर ये क्या बता रहा? हमारी जीडीपी 20,000 से बढ़ गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो करंट प्राइस वाली जीडीपी है वो रियल इंडिकेटर या अच्छा इंडिकेटर नहीं है हमारी इकोनॉमी की जीडीपी शो करने के लिए या इकोनॉमी की ग्रोथ को शो करने के लिए, क्योंकि वो धोखे में रखी, एक्चुअल में ग्रोथ है ही नहीं, पर वो फिर भी बता रही कि देखो 2019 में 1 लाख था सॉरी 2020 में 1,20,000 हो गया, यानी हमारी ग्रोथ हुई 20% की या 20,000 की, जो कि है ही नहीं।
है ना। लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो एक्चुअल में सही इंडिकेटर प्रोवाइड करती है कि आपकी इकोनॉमी में एक्चुअल में ग्रोथ हुई या नहीं। और उसने बता भी दिया कि देख लो ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई तो वो मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। ग्रोथ की अगर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो पहले भी आपका 1 लाख ही था, अब भी आपका 1 लाख ही है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। समझे। अब इसी चीज को हम क्या करना है, हमको टेबल बना के लिखना है। हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, पर सबसे पहले आप ये डेटा नोट करो जिससे आपको पता चले कि कौन सी जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट होती है। करंट प्राइस वाली जीडीपी जो है वो करंट ईयर के प्राइस को लेके चलेगी, और जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो प्रीवियस ईयर के प्राइस को लेके चलेगी। और प्रीवियस ईयर के प्राइस को हम बेस ईयर प्राइस भी बोलते हैं। ये याद रखना चीज है ना, लिखते टाइम काम आएगी। क्या कि जो प्रीवियस ईयर मतलब 2019 का जो ईयर है उसको हम बेस ईयर बोलेंगे, 2020 का जो ईयर है उसको हम करंट ईयर बोलेंगे। ऐसे ही आपने 11th क्लास के स्टेट्स में जो इंडेक्सेशन आता था वहां पढ़े थे कि जो बड़ा जो ईयर होता है, जो करंट ईयर होता है उसको आप तो करंट ईयर ही बोलते हो, और जो प्रीवियस ईयर होता है उसको आप क्या बोलते हो, बेस ईयर। बेस ईयर करंट ईयर इंडेक्सेशन में पढ़ा था ना आपने। सर याद नहीं है, हम तो जनरल प्रमोशन वाले। अरे तो ऐसा बोलो ना, जनरल प्रमोशन वाले हो, मैं फोकट आपको इंडेक्सेशन में ले गया। ठीक है बेटा, जनरल प्रमोशन बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये आप नोट कर लो। फिर अब हम बनाते हैं क्या, इसके डिफरेंस। ठीक है, मेरे रास्ता मत देखो, मैं थोड़ी पॉज करूंगा कि आप नोट कर लो, है ना। आप पॉज कर लो इस वीडियो को और ये पूरा नोट कर लो। मैं तो अब आगे बढ़ूंगा नहीं, रास्ता देख रहे हो, अच्छा सर भी रुकेंगे, हम नोट कर रहे हैं जब तक, मैं नहीं रुकने वाला। चलो अब हम बढ़ रहे हैं, क्या हम देखने वाले हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस लिखा था पहले, करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस और फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तीन उसको फॉर्मेट में बनाएंगे। एक तो डिफरेंस का बेसिस, एक लिखेंगे हम जीडीपी एट करंट प्राइस और फिर लिखेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग की अगर बात करें तो जीडीपी एट करंट प्राइस में हम क्या लिखेंगे कि इट इज द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइस। ऐसी जीडीपी जो करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होती है उसे आप बोल देते हो जीडीपी एट करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस वाले में आप क्या बोलोगे कि इट इज द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस। मतलब जो बेस ईयर के प्राइस में, या ऑन लिख दो, बेस ईयर के प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट होगी उसे आप बोलोगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। समझे। दूसरा हमको देखना है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या प्राइस चेंज, कि प्राइस चेंज का इंपैक्ट जो है कौन कंसीडर करता है। तो जो करंट ईयर की जीडीपी है वो प्राइस चेंज यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इंपैक्ट को कंसीडर करती है। और जो हमारी कौन सी जीडीपी है, करंट प्राइस वाली कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसके इंपैक्ट को ध्यान में नहीं रखती। एक बार जो प्राइस कांस्टेंट कर लिया उसी पर बार बार वो कैलकुलेट होती रहती है। तीसरा हम लिखेंगे गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन अच्छा इंडिकेटर होती है। तभी हमने देखा कि जो करंट ईयर की जीडीपी है वो तो हमें धोखे में रखती है, वो तो सही इंडिकेटर है ही नहीं। तो हम लिख देंगे क्या, इट इज नॉट करंट वाले में है ना, जीडीपी एट करंट प्राइस में हम लिखेंगे इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये एक अच्छा जीडीपी का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन वहीं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ गुड इंडिकेटर टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है वो एक अच्छा इंडिकेटर साबित होती है। तीन हो गए। फोर्थ नंबर का हम लिखेंगे क्या, अदर नेम, कि उसके अदर नेम क्या है। तो जो आपकी करंट प्राइस वाली जीडीपी है उसका नाम होता है नॉमिनल जीडीपी। क्या नाम होता है, नॉमिनल जीडीपी, मतलब इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी। और जो कांस्टेंट प्राइस वाली है वो एक्चुअल में आपको सही प्रोवाइड करती है जानकारी, इसीलिए इसका एक और नाम होता है क्या, रियल जीडीपी। यानी करंट प्राइस वाली जीडीपी का एक और नाम नॉमिनल जीडीपी, और जो कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी है उसका एक और नाम क्या, रियल जीडीपी। इस तरीके से ये चार डिफरेंस के फॉर्म में हमने दोनों को देखा। लेकिन बेटा ये बात तभी समझ आती जब वो आपने अच्छे से समझा एग्जाम्पल, क्योंकि वो एग्जाम्पल पर ही ये पूरा खेल है। देखो ना, सब पॉइंट तो मैंने उसी से बनाए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हमारे हुए, यही आपके मीनिंग रहेंगे और यही आपके डिफरेंस के फॉर्म में भी आएंगे। डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है आपको इसमें। ठीक, अगर आपको केवल एक ही आया तो भी आपको वो एग्जाम्पल समझाना है, और अगर आपको दोनों पूछ लें तो भी आपको वो एग्जाम्पल समझाना है ना।
ठीक। और अगर मान लो डिफरेंस आया तो फिर एग्जांपल मत समझाने लगना, बस ये 4 डिफरेंस लिखना, ठीक। पर अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम से आ गया कि रियल जीडीपी समझाओ तो ये चारों पॉइंट लिख के आपको समझाना, या नॉमिनल जीडीपी आ जाए तो चारों पॉइंट लिख के आपको एग्जांपल समझाना है, समझ गए। लेकिन अगर डिफरेंस आता है तो केवल आपको ये 4 डिफरेंस लिख के आने हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखा, दैट इज जीडीपी। और हमने ये भी जाना कि जीडीपी को लोग समझते हैं कि वो नेशनल इनकम है, जबकि जीडीपी एंड नेशनल इनकम बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीडीपी के बाद हमने जाना कि जीडीपी कितने टाइप्स की होती है और साथ ही साथ कौन सी जीडीपी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।